Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पे लड़ा है तो नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव अगर आपने लड़ा है तो आपको कैंडिडेट लड़ाने की ज़रूरत ही क्या थी। आप नरेंद्र मोदी को सभी दूर से लड़ा देते। अगर आपने यहाँ से आपका कैंडिडेट लड़ाया है तो आप आपके कैंडिडेट का चेहरा दिखा के उनके नाम पे चुनाव लड़ते ना। के जो मुद्दे थे महंगाई से जुड़े थे, कुछ पलायन से जुड़े थे, इसके अलावा यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो है वो बेरोज़गारी है। तो बेरोज़गारी को लेकर भी जो मुद्दे थे उनको लेकर बिल्कुल जनता के बीच नहीं गए ये लोग। भारतीय जनता पार्टी में भी गुटबाजी नजर आई है। जब कांग्रेस एक नजर आई वही भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी नजर आई। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस बार जो परिणाम है वो एक ही पक्ष में आएंगे। परिणाम इस बार जो है 50-50 का दावेदारी है दोनों की। 13 मई को धार संसदीय क्षेत्र का मतदान था। उसके बाद अब चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है और मीडिया साथियों की चौपाल लेकर हम उपस्थित हुए हैं। मीडिया ने इस चुनाव को बहुत निकट से देखा है और ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्टिंग की है। जो नब्ज़ मीडिया के साथियों के पास होती है वो किसी के पास नहीं होती है। आज हम मीडिया साथियों से जानना चाहेंगे कि किन राजनीतिक पार्टियों के कौन से कार्यों को जनता ने स्वीकार किया है, कौन पार्टी ऊपर है, कौन नीचे है, बताएं। देखिए, ये जो चुनाव थे मतलब ये जो मुद्दे होना चाहिए एथेंटिक मुद्दे होना चाहिए। एथेंटिक मुद्दों पे चुनाव दोनों पार्टियों ने नहीं लड़े। कोई धर्म की बात करता है, कोई शहजादा बोलता है, कोई राजा बाबू बोलता है, कोई करोड़ों का सूट बोल रहा है, लेकिन कोई किसी ने एथेंटिक बात नहीं की है कि बेरोजगारी को लेकर के हमने ये कार्य योजना बनाई है, महंगाई कम करने को लेकर के हमने कार्य योजना बनाई है। जहाँ तक बीजेपी का प्रचार मैंने देखा है, उनका कहना है कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा, भगवान हमें लेकर के आए, हम भगवान को लेकर के नहीं आए हैं। ब्रांडिंग करिए आप भगवान की, बोलिए कि अयोध्या में बहुत अच्छा मंदिर बना है, वहाँ जाके दर्शन लाभ लीजिए, लेकिन धर्म परित राजनीति हो गई है। एथेंटिक राजनीति मेरे हिसाब से ख़त्म हो गई। आप पब्लिक को जाकर के, ना तो कांग्रेस ने बोला है कि हम कोई अच्छा हॉस्पिटल बनाएंगे, अच्छा स्कूल बनाएंगे, ना बीजेपी ने बोला है कि हम कोई अच्छा स्कूल बनाएंगे, मुफ्त का हॉस्पिटल बनाएंगे। आप जाकर के देखिए कि अगर गरीब किसी हॉस्पिटल में जाता है या स्कूल में एडमिशन के लिए जाता है तो नो डाउट उसको लोन लेना पड़ता है। जहाँ तक मंगलसूत्र की बात की है तो स्कूल के एडमिशन में गरीब को मंगलसूत्र तक बेचना पड़ता है। बड़े दवाखाने में अगर इलाज कराना है तो उसको मंगलसूत्र बेचना पड़ता है। तो ये छोटी छोटी बातें, मंगलसूत्र है, भैंस है, राजा शहजादे, दोनों पार्टियाँ इस पर सीमित हो गई। एथेंटिक बात किसी ने नहीं की है। क्या मुद्दे रहे हैं इस बार धार लोकसभा में? धार लोकसभा में मुख्य मुद्दे जो थे वो रोजगार और पलायन और रेलवे को नहीं आने को लेकर था। शिक्षा को भी लेकर लगातार मुद्दे उठाए जाते रहे। दोनों ही दल जो है, खासकर कांग्रेस जो है, इस मुद्दे को लेकर मैदान में रही और अपनी बात पहुंचाने में कुछ हद तक कामयाब भी रही। हमने देखा कि इस बार जो है कांग्रेस के जो विधायक हैं 5, वो एकजुट नजर आए। गाँव फलिए फलिए जाकर वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी जो सुविधाएँ नहीं मिल रही है धार जिले को, उसको लेकर भी लोकसभा क्षेत्र को लेकर भी जनता के बीच पहुंचे हैं। वही भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो अभी तक जो मोदी सरकार के कार्यकाल में जितना काम किया गया है उसको लेकर वो जनता के बीच में गए। उन्होंने जो ये चुनाव लड़ा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही लड़ा है। वोट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मांगे गए हैं। हमने कहीं मैदान में प्रत्याशी का नाम नहीं सुना कि ये प्रत्याशी लड़ रहा है या ये प्रत्याशी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया। क्या लगता है आपको, आपने चुनाव जो यहाँ पर हो, क्या मोदी को लगता है कि मोदी का नाम चलेगा यहाँ पे? जी हाँ, बिल्कुल। जो है देखा जाए चुनाव में तो बीजेपी ने जो है मोदी के नाम पे ही चुनाव लड़ा है और उन्हीं का चेहरा जो है सामने किया था। लेकिन ये देश का चुनाव है, यहाँ केवल एक चेहरा आपने सामने किया और उसके नाम पे चुनाव लड़ा, ये पूरी तरीके से गलत है। होना ये चाहिए था कि देश का चुनाव है, वास्तविक मुद्दे जो है वो सामने लाने थे। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और दूसरा शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बेरोजगारी है। इन सभी मुद्दों को लेकर आपको जनता के बीच में जाना था और इनके ऊपर चुनाव लड़ना था। जबकि दोनों ही पार्टियों ने इन दोनों मुद्दों के ऊपर कोई ने भी बात नहीं की है। ना तो कांग्रेस ने बात की है, ना ही बीजेपी ने बात की है। लेकिन जबकि ये देश का चुनाव है और देश का चुनाव जो है ये धर्म के आधार पर इन्होंने अभी लड़ा है। क्या मानते हैं आप, ये चुनाव धर्म के आधार पर लड़ा गया क्या? हाँ, ये चुनाव तो धर्म के आधार पर लड़ा गया है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो धार मऊ लोकसभा में है, चूँकि पूरा आदिवासी क्षेत्र है और यहाँ का एक नारा है जल जंगल और ज़मीन आदिवासी की है। लेकिन दोनों ही पार्टियों ने जल जंगल और ज़मीन पे अपनी उसमें कोई बात ही नहीं की। अपने ये घोषणा पत्र में नहीं लाए कि ये जल जंगल ज़मीन के लिए ये काम करेंगे। दोनों ही पार्टियाँ सिर्फ राजनीतिक रूप से इसको पूरा रंग देने में लगी हुई है। चूँकि
जो चुनाव होना है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पे लड़ा है, तो नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव अगर आपने लड़ा है तो आपको कैंडिडेट लड़ाने की ज़रूरत ही क्या थी? आप नरेंद्र मोदी को सभी दूर से लड़ा देते। अगर आपने यहाँ से आपका कैंडिडेट लड़ाया है तो आप आपके कैंडिडेट का चेहरा दिखा के उनके नाम पे चुनाव लड़ते ना। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी से मोदी जी आए और सीएम आए, लेकिन कांग्रेस से कोई बड़ा नेता नहीं आया, क्या सोचते हैं? यह चुनाव मोदी वर्सेस कांग्रेस ही था, मुझे राष्ट्रवाद का चुनाव था ये। मोदी ने जो 10 साल में कार्य किए हैं, 370 हटाना, मंदिर बनाना और सीए कानून जो लाए वो सब लाए, उसको लेकर भाजपा जनता बीच गई थी। लेकिन कांग्रेस के जो मुद्दे थे वो बेरोजगारी, महंगाई और जो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, ये प्रकार के मुद्दे कांग्रेस लेकर गई थी। लेकिन जनता के अंदर 10 साल काम किए मोदी जी ने, वो काम दिखाई दे रहे थे, इसलिए केवल मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लगाया बीजेपी की ओर से। क्या लगता है आपको, ग्राउंड जीरो पर आप रिपोर्टिंग करते हैं, क्या लगता है आपको धार लोकसभा सीट किस पार्टी को जाती दिखाई दे रही है? धार लोकसभा सीट की बात करें, पहले तो सरकारों में मुद्दे जो हैं दोनों ही लोगों में सिर्फ सरकार बनाने को लेकर लोगों ने लड़े हैं। अपनी अपनी जो भी सभी जो है अपनी विशेषताएं बताने की कोशिश की कि हम सरकार बनाएंगे तो क्या देंगे, लेकिन ये कोई कहना नहीं चाहता। लोकतंत्र की मजबूती जो होती है वोटिंग में होती है। कोई भी पार्टी, दोनों ही पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हो कांग्रेस हो, किसी ने नहीं कहा कि हम अनिवार्यता करेंगे वोटिंग की। कितना भी परसेंट हो, जो कहीं 50% वोटिंग हो रहा है तो भी आप मान रहे हैं, तो फिर आखिर 140 करोड़ जनता की बात जो की जाती है वो बात ही उस तक नहीं पहुँचती, वो प्रतिनिधि भी उसका नहीं होता। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात करें कि किन मुद्दों पे गई है, तो मुद्दे कौन कौन पहुंचाने में कामयाब रहे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो है मोदी जो है उन्होंने धार और झाबुआ को लेकर धार में रैली की। वहीं राहुल गांधी ने जो है अलीराजपुर में रैली की थी, जहाँ पे भी धार के कैंडिडेट के बारे में बात की गई थी। तो दोनों की भी पार्टियों के बड़े नेता वहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने अपनी अपनी बात पहुँचाने की कोशिश की है। जहाँ तक धार लोकसभा की बात की जाए तो धार लोकसभा क्षेत्र के लोग जो हैं बहुत ही समझदार लोग हैं। वो अपने हिसाब से नगर पालिका चुनाव में अलग वोटिंग करते हैं, विधानसभा में अलग वोटिंग करते हैं, लोकसभा में अलग करते हैं। इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि 2019 की बात है, जब 6 लोकसभा विधानसभा सीटें जो है कांग्रेस के पास थी, लेकिन 1,55,000 से बीजेपी का कैंडिडेट जीता था। वहीं अगर बात करें हम एक बार फिर से इस बार की बात करें तो 5 जो सीटें हैं, 8 विधानसभा सीटें आती हैं यहाँ पे, उसमें से 5 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के पास हैं और 3 जो है बीजेपी के पास हैं। तो ये कह पाना कि कौन कितनी बात पहुँचाता है, क्या पहुँचाता है, मतदाता का अपना रुख होता है, वो अपने हिसाब से मुद्दे तय करता है। उसे पता है कि किस सरकार को कब चुनना चाहिए, इस हिसाब की बात है, वो लोकसभा और विधानसभा से निश्चित हो जाता है। ठीक है, क्या लगता है आपको कि आखिर ये लोकसभा चुनाव धार का जो है किन मुद्दों पे पार्टियां लड़ने में सफल रही या असफल रही? हाँ जी, इसमें बात की जाए अगर भाजपा की, तो भाजपा सिर्फ मोदी के चेहरे तक ही सीमित रही। जो एक आम आदमी है, जो मतदाता है, उसके जो मुद्दे थे, महंगाई से जुड़े थे, कुछ पलायन से जुड़े थे। इसके अलावा यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो है वो बेरोज़गारी है। तो बेरोज़गारी को लेकर भी जो मुद्दे थे उनको लेकर बिल्कुल जनता के बीच नहीं गए ये लोग। साथ ही ना ये बताया गया कि इसके लिए अगर भाजपा सरकार आती है तो क्या किया जाएगा। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने मुद्दों को भुनाने की ज़रूर कोशिश की है और इस दौरान जो है जो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहे और निश्चित ही कांग्रेस का जो वोटिंग परसेंट है उसमें कहीं ना कहीं इसमें फ़ायदा होता दिखाई दे रहा है। जी, क्या लगता है कांग्रेस इतनी आशान्वित क्यों थी कि उन्होंने किसी बड़े नेता को नहीं बुलवाया यहाँ पे? कांग्रेस को लेकर के ये कि जो उनकी जो सबसे ज़्यादा सीटें विधानसभा में, सारे विधायक, चूँकि दीदी ने भी बताया कि सभी लोग एक हो गए थे और सबसे बड़ा कांग्रेस भी पलायन को लेकर के बात नहीं कर पाई। सबसे बड़ा मुद्दा पलायन का है, रोज़गार का है। पीतमपुर बहुत बड़ा फैक्ट्रीज का हब है, लेकिन धार ज़िले के बंदों को नौकरी नहीं मिलती है। दूसरा प्रश्न आता है पलायन का। ना तो इन्होंने पीतमपुर में नौकरी देने की बात की है दोनों पार्टियों ने कि दोनों पार्टी में कौन पीतमपुर में प्रयास करेंगे कि लोकल बंदों को नौकरी मिले। सबसे बड़ा विषय पलायन का है। पलायन को लेकर के प्रशासन को भी काफ़ी मशक्क़त करना पड़ी, बसें भेजना पड़ी। आखिर नौबत क्यों आई? नौबत इसलिए आई कि केंद्र सरकार में कोई भी सरकार रही हो, भाजपा रही हो, कांग्रेस रही हो, उन्होंने कभी भी गरीब आदिवासी की मजदूरी बढ़ाने की कोशिश नहीं की है। दूसरा पहलू ये है कि किसी की भी सरकार रही है, नरेगा में जेसीबी की मदद से तालाबें खुदे हैं, फर्जी मास्टर रोल भराए गए हैं और बीजेपी का हो या कांग्रेस का बंदा हो, उसने उसके शासनकाल में नरेगा के नाम पर जितनी मलाई लूटी है उतनी किसी ने नहीं लूटी है। गरीब मजदूर को आज भी गुजरात जाना पड़ता है। आज आप शिक्षा का स्तर देखें, कई बच्चे आप डाटा निकालें और डाटा निकालने में पता चलेगा कि कितने बच्चे गुजरात पलायन कर चुके हैं जो शिक्षा से वंचित हो गए हैं। ये बात भी दोनों पार्टियों ने नहीं बोली गई है कि पलायन कर गए बच्चों के भविष्य का क्या होगा, उनके एजुकेशन का क्या होगा, हम पलायन कैसे रोकेंगे। दोनों पार्टी उस बारे में बात नहीं कर पाई। क्या लगता है कौन सा मुद्दा ऐसा था जिसे धार के मतदाताओं ने ज़्यादा प्रभावित किया, आप मीडिया के अनुसार क्या लगता है? मुझे लगता है कि मुद्दे तो थे ही नहीं यहाँ पे।
धारमहू लोकसभा में दोनों ही पार्टियों ने मुद्दों पर बात नहीं की और प्रभावी मुद्दा देखा जाए तो धर्म का मुद्दा लोगों के बीच चर्चा का चला। नरेंद्र मोदी के द्वारा जो मंदिर बनाया गया, धारा 370 हटाई गई, उन मुद्दों को लेके लोग जो है पटलों पर चर्चा करते नजर आए। महिलाएं जो है, जो उनको शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो राशि दी जा रही थी उसको चर्चा करती नजर आई। लेकिन जो मुख्य मुद्दे थे, दोनों के मैनिफेस्टो जो है वो सामने आने चाहिए था, वो मैनिफेस्टो कहीं हमको दिखाई नहीं दिए। उन मैनिफेस्टो पे चर्चा करती हुई कहीं नज़र नहीं आए। युवाओं के बीच में ये चर्चा होनी थी कि उन्हें क्या मिलने वाला है, क्या रोजगार मिलने वाला है, क्या एजुकेशन मिलने वाला है, कितने कॉलेज खुलने वाले हैं, क्या मजदूर जो है पलायन के लिए नहीं जाएगा, यहाँ उनको क्या मिलने वाला है। इस तरह के मुद्दों पे कहीं चर्चा नहीं हुई। लेकिन मुख्य मुद्दा जो है राम मंदिर बनाने का मुद्दा यहाँ पर गरमाया रहा। क्या लगता है आपको, किसी एक पार्टी को क्लीन स्वीप है क्या यहाँ पे? क्या लगा आपको? पूरे चुनाव में आपने रिपोर्टिंग की है, आपने ग्राउंड जीरो पर देखा, कैसा लगा? ऐसा लगता तो नहीं है कि बिल्कुल क्लीन चीट है कि ये पार्टी जीतेगी, क्योंकि इस बार जो है कांग्रेस ने भी मिलकर चुनाव लड़ा है, वही भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा है। वही भारतीय जनता पार्टी में भी गुटबाजी नजर आई है, जब कांग्रेस एक नजर आई वही भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी नजर आई। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस बार जो परिणाम है वो एक ही पक्ष में आएंगे। परिणाम इस बार जो है 50-50 का दावेदारी है दोनों की। मतदान का और इस मतदान में फर्क हुआ है, मतदान कम हुआ है, ये किस ओर इंगित करता है? जनरली मतदान यदि कम होता है तो ये माना जाता है कि बीजेपी को नुकसान है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। मतदान कम जरूर हुआ है, शादियां थी, गर्मी बहुत थी, लेकिन इस बार कम मतदान का भी बीजेपी को नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस बहुल क्षेत्र जहां पे कांग्रेस का मतदान थोक में जाता है, उन क्षेत्रों के अंदर भी भीड़ कम देखी गई। तो कहीं ना कहीं नुकसान दोनों पार्टी का हुआ है। इसलिए पूर्व की तरह ये नहीं माना जा सकता कि भाजपा को इससे नुकसान हुआ है। बताइए कि आपका क्या मानना है? मतदान प्रतिशत की बात की जाए तो इस बार जो है 72% के लगभग 73% के लगभग मतदान हुआ है। 2019 में जो ये आंकड़ा था ये 75 समथिंग था, तो 3% का अंदर आया है। लेकिन इसके बावजूद हम अगर 2014 में चलें तो यही परसेंटेज लगभग 70 के नीचे था। तो वो परिस्थिति वो भी रही है। तो परसेंटेज बहुत कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। परसेंटेज का पूरा भी 60% से ऊपर जब भी मतदान होता है तब कोई भी पार्टी ये नहीं कह सकती कि वो जीत रही है। लेकिन 60% से कम होता है निश्चित रूप से, तब ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस को फायदा होता है। जब भी 60% से ऊपर आता है तब निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसको बीजेपी उसकी तरफ गेन करती दिखती है। और मतदाताओं की बात है, मतदाताओं तक लोग पहुँचे जरूर हैं, लेकिन अगर मतदान की अनिवार्यता हो जाए तो बात अलग है। लेकिन काफ़ी इसके बावजूद भी स्वीप गतिविधियों के अलावा इन गतिविधियों से जिला प्रशासन, बाकी लोग जो है सामाजिक संस्थाएं वो पहुँचे हैं अपनी चीज़ों को लेकर, और मतदान को बढ़ाने के प्रतिशत किया गया है। यही कारण रहा कि बारिश होने के बावजूद जो है यहाँ पे 73% के लगभग मतदान रहा है। क्या लगता है पिछली बार क्या राजनीतिक पार्टियों की ये असफलता कही जाएगी कि मतदान प्रतिशत धार जिले का जो है इतनी जागरूकता लाने के बाद भी जो है कम हुआ? हालांकि प्रशासन ने पूरी कोशिश की थी कि मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जाए, फिर भी जो 2019 के मुकाबले इस बार लगभग 3% मतदान में कमी देखी गई है धारमहू लोकसभा क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं जो भीषण गर्मी का दौर था, इसके अलावा शादी विवाहों का दौर भी था, तो उसको लेकर भी जो है मतदान कम रहा। और भाजपा ने जो शुरुआती एक नारा दिया था अब की बार 400 पार, तो उसमें खासकर मेरा मानना ये है कि नेता तो कुछ शामिल हैं, इसके अलावा कई जो भाजपा के मतदाता थे वो भी पहले से ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, जिसके चलते जो है वो मतदान स्थल तक नहीं पहुंचे, अपना वोटिंग नहीं की, क्योंकि उन्होंने पहले से ही अपनी जीत लगभग सुनिश्चित कर ली थी। तो कहीं ना कहीं ये कारण भी हो सकता है जिससे जो वोटिंग परसेंट है वो कम हुआ है। भाजपा ने नारा दिया था कि हम प्रत्येक बूथ पर 370 मतदाताओं को बढ़ाएंगे, क्या इस नारा क्या हुआ? जैसे अमित भाई ने कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस, भाजपा को लेके ओवर कॉन्फिडेंस है कि नरेंद्र मोदी जी ने बोल दिया कि 400 सीटें आ रही है, तो कई लोग जो कार्यकर्ता थे उन्होंने भी मशक्क़त नहीं की कि चलो हम लोग तो जीत ही रहे हैं। लेकिन जीतना हारना एक अलग बात है, लेकिन मतदाताओं को केंद्रों पर ले जाके मतदान कराना एक बड़ी बात थी जो ये लोग नहीं कर पाई दो पार्टियाँ। क्या भाजपा ने जो 370 का नारा दिया था उसको कहाँ तक सफल हुई भाजपा उसमें? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस नारे में सफल नहीं हो पाई, क्योंकि मतदाता जितना पहुंचना चाहिए था बूथ पर नहीं पहुंचा है। और 400 पार का नारा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह लगातार जो है वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए लगातार मंचों से अपील करते रहे, लोगों को मंचों पर से बोलते रहे। धार में भी हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सारी महिलाएँ, घर के बुजुर्ग, सब लोग जो हैं मतदान केंद्रों तक जाए। और ये सभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि हर
घर से सभी वोटर निकले, सारी महिलाएं वोटर निकले, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सभी वोटर जो हैं घर से निकले हैं और मतदान केंद्रों तक पहुंचे हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी का 370 पार 400 पार का जो नारा है वो अभी मतलब लगता नहीं है कि पूरा हो पाएगा। जी थी, ये धार के मीडिया साथियों की चौपाल थी। यहाँ पर इन साथियों ने पूरे चुनाव को ग्राउंड जीरो से देखा और महसूस किया। इन सब का मानना है कि यह लोकसभा सीट का परिणाम फंसा हुआ है और मिश्रित प्रतिक्रिया आई है। कुछ साथियों ने कहा कि भाजपा ऊपर है, कुछ साथियों ने कहा कांग्रेस ऊपर है, लेकिन इन सब का पटाक्षेप तो 4 जून को ही होगा।